Today we are going to start the composition function and invertible function. Write down definition for first thing for composition of a function. Composition of a function. Composition of a function. ये बेटा जैसे हम लोगों ने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा है कुछ कुछ उसके जैसा है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था कि A is related to B and B is related to C, तो हम लोग क्या कहते थे कि A is related to C। तो इसी तरह से कुछ हम लोग यहाँ पे भी कंपोजिशन फंक्शन में पढ़ेंगे। राइट डेफिनेशन, लेट F from capital A, F from capital A to capital B and G from capital B to capital C be any two functions, be any two functions। ये हमारे पास कोई दो फंक्शन है, यानी टू फंक्शंस of f and g, then their composition function, जो उनका composition function है, then their composition function denoted by g of f, denoted by बेटा जी किस तरह से लिखना है, g o f। जो ये g o f है इसको हम लोगों ने बोलना है g of f। denoted by g of f is defined by इस तरह से लिखेंगे बेटा जी g of f from capital A to capital C। यहाँ पे देखिए f एक फंक्शन है कैपिटल A टू कैपिटल B और g of हमारे पास फंक्शन है B to C। तो हमारे पास जो इनका कंपोजिशन फंक्शन है दैट इज g of f, दैट विल बी डिफाइंड बाय फ्रॉम A to C। और लिखते वक्त हम लोग इसको लिखते हैं दैट इज g of f(x) is equals to g of f(x)। मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग f(x) फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद ऊपर g फंक्शन लगाएंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल A। कैपिटल A को x बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखिए A किसकी डोमेन थी, f फंक्शन की, और B किसकी डोमेन है, g फंक्शन की। तो यहाँ पे क्योंकि f फंक्शन अंदर है तो f के साथ जो x लगा होगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम द डोमेन ऑफ द f फंक्शन। अब यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, लिखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ g of f, डोमेन ऑफ g of f विल बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो x है वो f को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो कंपोजिशन फंक्शन g of f है उसकी डोमेन हमारे पास हमेशा f के बराबर रहेगी। ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिख लीजिए, फॉर g of f to exist, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर g of f to exist, g of f exist कब करेगा, when range of f is equals to domain of g, domain of g। जब f की रेंज जो है वो डोमेन ऑफ g के बराबर, यहाँ पे देखिए g की डोमेन क्या थी, b, तो अगर डोमेन रेंज ऑफ f इज b, ये अगर डोमेन ऑफ g के बराबर होगी तभी हमारा g of f एग्जिस्ट करेगा। एंड सिमिलरली इफ रेंज ऑफ f, सेकेंडली फॉर g of f की बजाय हम लोग f को g भी लिख सकते हैं। बेटा ये कंपोजिशन फंक्शन जरूरी नहीं है कि g of f से ही होए, कंपोजिशन फंक्शन दूसरी साइड से भी हो सकता है, दैट इज f of g से भी हो सकता है। फॉर f of g, range of g should be equals to domain of f, only in that case f of g will be existing। याद रखिएगा g of f तभी एग्जिस्ट करेगा अगर f की जो रेंज है वो g की डोमेन के बराबर हो जाएगी, और अगर f of g चाहिए तो g की जो रेंज है वो डोमेन ऑफ f के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए a to b है, b to c है, तो g of f हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो f of g है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जो g की रेंज है दैट इज नॉट इक्वल्स टू द डोमेन ऑफ f। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट भी बना सकते हैं कि f of g और g of f may और may not be equal to each other। ठीक है। जो ये कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास g of f है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं।
फर्स्ट इज f of gx, हम लोग इसको दूसरा कंपोजिशन कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू f of g of x, दैट इज firstly g rule is applied, and then f rule is applied on resultant, जितना आंसर आएगा उसके बाद हम लोग f रूल अप्लाई करेंगे। मतलब क्या है कि अंदर हमारे पास जो फंक्शन होएगा पहले हम लोगों ने उसका रूल अप्लाई करना है और उसके बाद जो है बाहर वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है जी। सिमिलरली सेकंड, अगर हमारे पास g of fx आता है तो g of fx को हम लोग इस तरह से लिखेंगे g of fx। अब की बार यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली f is applied, सबसे पहले हम लोग f अप्लाई करेंगे एंड देन g is applied, और उसके बाद हम लोग क्या है g रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड रूल हमारे पास आ जाता है, थर्ड वन f of fx। f of fx मतलब क्या आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो फंक्शन जो है किसी दूसरे के साथ ही अप्लाई हो कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ अपने साथ भी कंपोजिशन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्टली f इज अप्लाइड, सबसे पहले f अप्लाई कर देंगे एंड देन अगेन f रूल इज अप्लाइड, f रूल इज अप्लाइड। ठीक है जी। तो दोबारा से f रूल हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन लास्ट फोर्थ वन, अगेन सेम केस हमारे पास g of gx का आ जाता है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग g रूल अप्लाई करेंगे और g रूल अप्लाई करने के बाद फर्दर दोबारा से उस फंक्शन के ऊपर हम लोग g रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जनरलाइजेशन करके हम लोग एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एंड इन जनरल g of f is not equals to f of g। याद रखिएगा g of f ज्यादातर केसेस में f of g के बराबर नहीं होता है। ठीक है जी। डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्टिबल फंक्शन की। अ फंक्शन f from capital X to capital Y is defined to be invertible if there exists another function, if there exists a function g from कैपिटल Y टू कैपिटल X। तो जी ध्यान दीजिए, f फंक्शन में डोमेन x थी, रेंज y थी, और g फंक्शन में डोमेन y है और रेंज x है। मतलब बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। अगर इनवर्टिबल फंक्शन है तो यही होना चाहिए। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम कैपिटल Y टू कैपिटल X such that g of f is equals to ix and f of g is equals to iy। ना यहाँ पे ix और iy का मीनिंग क्या होता है? i का मीनिंग होता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन, और ix का मीनिंग क्या हो जाएगा? ix का मीनिंग हो जाएगा हमारे पास जो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ये g फंक्शन की रेंज के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि g फंक्शन की रेंज में हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, और iy ये हमारे पास क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ f के बराबर होना चाहिए, रेंज ऑफ f के बराबर। और इन जनरली जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो एक बार याद रखिएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास वापस आता है, और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा आइदर x की फॉर्म में होता है या y की फॉर्म में होता है। तो अगर ix आ रहा है तो एक बार याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा x की फॉर्म में आएगा जो g of f है, और जो f of g है इसका आंसर हमेशा y की फॉर्म में आएगा, क्योंकि g of f में सबसे पहले हम लोग वैल्यू x की पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर हमेशा x की फॉर्म में ही आएगा। और जब f of g फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट आंसर हमेशा y की फॉर्म में आएगा। इसको मैं सिर्फ ऐसे बता सकता हूं कि जब आपके पास g of f है तो आपके पास x आंसर वापस आना चाहिए, और जब आप कंपोजिशन फंक्शन f of g फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन का आंसर y की फॉर्म में
आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली ना फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग क्या है कि आइडेंटिटी इनवर्स फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनी फंक्शन टू बी इनवर्टिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इनवर्टिबल फंक्शन, कंडीशन फॉर इनवर्टिबल फंक्शन। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। तो इसके साथ लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन के साथ ही अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इफ f इज इनवर्टिबल, if f is invertible, then अगर फंक्शन आपका इनवर्टिबल फंक्शन है, then f must be 1 1 and onto। फंक्शन जो है वो 1 1 भी होना चाहिए और onto भी होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 और onto नहीं होएगा तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पेपर में जो क्वेश्चन आ जाता होता है ना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे पहले कहा जाता है कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर सिंपली कहा हुआ है फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है कि हम लोग 1 1 और 2 प्रूव करने के बाद हम लोग उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा होता है, prove that the given function is 1 1 and onto and hence find out the inverse of the given function। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता होता है। अगर आपको कहा है कि प्रूव दैट 1 1 एंड onto फंक्शन प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रूव भी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। और जब इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इनवर्टिबल फंक्शन अगर कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना होता है ना, तो हम लोग एक फंक्शन g फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, और उस g फंक्शन को फाइंड आउट करने के बाद g ऑफ f और f ऑफ g फाइंड आउट करते हैं, और उसका आंसर हम लोग x और y की फॉर्म में निकालते हैं, तो प्रूव कर देते हैं गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। लेकिन अगर हम लोगों ने इस मेथड से करना है, पहले 1 1 और onto प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज of inverse function and composite functions. First one is let f from capital A to capital B, comma g from capital B to capital C, and h from capital C to capital P be any three functions, then h of g of f is equals to h of g of f। मीन्स टू से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तीन फंक्शन में। वैसे मैंने कहा कि f of g is not equals to g of f, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है कंपोजिशन फंक्शन में। लेकिन अगर हम लोग h of g of f करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तीन फंक्शंस के लिए, which will be equals to h of g of f। एंड सेकंड प्रॉपर्टी कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन के अकॉर्डिंगली, if f from capital A to capital B and g from capital B to capital C be any two invertible function, be any two invertible functions, two invertible functions। याद रखिए ये दोनों के दोनों invertible functions हैं। be any two invertible function, then g of f is also invertible, g of f is also invertible। इनका कंपोजिशन फंक्शन भी इन्वर्टिबल होता है विद g of f होल इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स o g इनवर्स, f इनवर्स o g इनवर्स के बराबर होता है। नाउ एग्जांपल 23 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हमारे पास एग्जांपल नंबर 23 है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। लेट f फ्रॉम कैपिटल N टू कैपिटल Y, f फ्रॉम कैपिटल N टू कैपिटल Y
be a function defined as fx is equals to 4x plus 3, और एक और कंडीशन बेटा यहाँ पे गिवन है कि कैपिटल Y is equals to all the elements of small y belonging to natural number such that y is equals to 4x plus 3 for some x belonging to natural number. मीन्स टू से यहाँ पे बेटा ये कहा गया है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है और y जो कोडोमेन है वो इसके अकॉर्डिंगली डिफाइंड है। कोडोमेन इसके अकॉर्डिंगली डिफाइंड मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 की हम लोगों ने वो ही वैल्यू लेनी है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। मीन्स टू से यहाँ पे हम लोगों ने x की वही वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास y की वैल्यू को नेचुरल नंबर की तौर पे लेके आ जाए। तो मीन्स टू से यहाँ पे अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y हैं और वी कैन से दैट कि y के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्री इमेज मौजूद है। तो अब इसको मैं दोनों तरीकों से करूंगा। मैंने आपको बताया कि दो तरीके, एक होता है कंपोजिशन फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास वन वन और ऑन टू प्रूव करने का। तो सबसे पहले मैं जो है इसको कंपोजिशन फंक्शन के तौर पे प्रूव करूंगा कि ये यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। तो जब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो किस तरह से हम लोगों ने कंपोजिशन फंक्शन को यूज करके करना है, देखिएगा यहाँ पे गिवन फंक्शन इज fx is equals to 4x plus 3, ये हम लोगों को गिवन है। और इसके बाद हम लोगों ने बेटा ये एक फंक्शन g फंक्शन अपनी तरफ से डिफाइन करना होता है। लेट अस कंसीडर, मैं क्या करता हूं, इट एम्प्लाइज y is equals to 4x plus 3 हम लोगों को गिवन है। यहाँ पे देखिए y equals to 4x plus 3। जब भी कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना ना, एक बात याद रखिएगा कि जो गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है उसको हम लोग y के इक्वल पुट कर लेते हैं। जो गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है उसको हम लोग y के इक्वल पुट कर लेते हैं एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x is equals to y minus 3 divided by 4। याद रखिएगा जब कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना होता है तो गिवन फंक्शन की वैल्यू को y के इक्वल पुट कर लेना है और उसके बाद वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से कहेंगे, therefore we define a function g from capital Y to capital M। बेटा याद रखिएगा जब भी कंपोजिशन फंक्शन हम लोगों ने इनवर्स के लिए फाइंड आउट करना है ना तो उसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज होनी चाहिए। यहाँ पे फंक्शन की डोमेन n है और रेंज y है, तो g फंक्शन की डोमेन क्या हो जानी चाहिए y और रेंज क्या हो जानी चाहिए कैपिटल M। तो वी डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम कैपिटल Y टू n सच दैट क्या लिखेंगे हम लोग, g of y is equals to y minus 3 divided by 4। g of y जो x की वैल्यू आई होगी उसको हम लोग जो है कंपोजिशन फंक्शन लिख लेंगे और g of y इसलिए लिया है क्योंकि अब की बार मेरे पास डोमेन जो है वो y की फॉर्म में हो गई है। नाउ मैंने कंपोजिशन के लिए g फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब अगर इसको इनवर्टिबल शो करना है तो मैंने बेटा आपको बताया था कि f of g जो है वो हमारे पास जो y आना चाहिए और g of x जो है वो x के बराबर आना चाहिए। तो पहले मैं चेकिंग तो करूं कि जो ये g फंक्शन मैंने फाइंड आउट किया ये इस गिवन फंक्शन का इनवर्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू फाइंड आउट g of f। नाउ g of f दैट इज g of fx, इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है g of fx एंड दिस इज इक्वल्स टू g of, बेटा ये ध्यान दीजिए fx की वैल्यू क्या थी 4x plus 3। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले g of f फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या g of fx, और यहाँ पे fx की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4x plus 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, मैंने पहले डिफाइन किया था कि जब g of f फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्टली वी विल डिफाइन या फर्स्टली वी विल अप्लाई f रूल और उसके बाद वी विल अप्लाई g रूल। अब जब ये f रूल अप्लाई कर दिया मैंने 4x plus 3, अब मैं g रूल अप्लाई करूंगा। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को और इसको आपस में कंपेयर कीजिए, देखिए y की जगह पे क्या है 4x plus 3, तो इधर राइट हैंड साइड में मैं y की जगह पे 4x plus 3 पुट कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू 4x plus 3 minus 3 divided by 4। चेक कीजिए जो ये वैल्यू y थी यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 4x plus 3
-3/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद ये 4x के साथ कैंसिल आउट हो गए, x आ गया। तो इट इम्प्लाइज g of f क्या हो गया मेरे पास, x which is the identity element of x। और यही मैंने कहा था कि g of x जो है वो i x के बराबर आना चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x। अब बात करते हैं f of g की, क्योंकि जब कंपोजिशन फंक्शन में इन्वर्टिबल इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो दोनों ही फाइंड आउट करने पड़ते हैं, एक f of g फाइंड आउट करना पड़ता है और एक g of f। g of f मैंने फाइंड आउट कर दिया, अब फाइंड आउट करते हैं f of g। So this is equals to f of g y, क्योंकि यहाँ पे g मेरे पास y फंक्शन था। So it will be equals to f of y minus 3/4। चेक कीजिए, सबसे पहले मैंने g of y की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज y minus 3/4। अब यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करना है, पहले मैंने g रूल लगा दिया, अब मैं f रूल लगाऊंगा। f मेरे पास क्या था, fx = 4x + 3। कंपेयर करेंगे, x की जगह पे y minus 3/4 है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे y minus 3/4 पुट कर दूंगा। सो इट विल बी 4 into y minus 3/4 plus 3। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इन नेक्स्ट स्टेप y minus 3 plus 3, आंसर आ गया y। और चेक कीजिए मेरे पास f of g क्या आ गया, y which is equals to identity element of y। याद रखिएगा, जब भी कंपोजिशन अप्लाई करनी है तो आपका आंसर आइदर x की फॉर्म में और y की फॉर्म में आना चाहिए, और अगर f अंदर है तो आंसर हमेशा x की फॉर्म में आएगा, और अगर g अंदर है तो आंसर हमेशा y की फॉर्म में आएगा। अब यहां से देख लीजिए, g of f = आइडेंटिटी एलिमेंट, f of g = आइडेंटिटी एलिमेंट, therefore g is inverse of f। g is inverse of f, तो f का इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, g is inverse of f, तो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, which is equals to y minus 3/4। अब बेटा क्योंकि इनवर्स फंक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो हम लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं y minus 3/4, या इसके साथ हम लोग और करके लिख सकते हैं x minus 3/4 is the inverse। मींस टू से कि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देना है, पहले वेरिएबल y की फॉर्म में, उसको वेरिएबल को हम लोग चेंज करके x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को प्रूव करने को कहा होता है कि प्रूव दैट इट्स इनवर्स इज इक्वल टू दिस, हम लोग y की फॉर्म में निकाल लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो उसको x की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा जी, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन f फंक्शन यूजिंग कंपोजिशन। नाउ अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। फॉर 1 1 फंक्शन, सबसे पहले हम लोग 1 1 फंक्शन प्रूव करेंगे, fx1 is equals to fx2, fx1 is equals to fx2 प्रूव करने के लिए इट इम्प्लाइज 4x1 minus 3 is equals to 4x2 minus 3, minus 3 रिमूव हो गया, 4x1 is equals to 4x2, 4 और 4 भी रिमूव हो गया, इट इम्प्लाइज x1 is equals to x2, hence function is 1 1, hence function is 1 1। अब इसके बाद मैंने बोला कि इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए ऑन टू भी प्रूव करना चाहिए, तो ऑन टू के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए फॉर ऑन टू, यहाँ पे इसकी कंडीशन में ही गिवन है कि जो y की वैल्यू है वो उसकी रेंज को जो है उसकी कोड में को बिलोंग कर रही है, गिवन दैट y is equals to 4x plus 3, therefore corresponding to each y belonging to capital Y there exists, बेटा ये there exists का सिंबल होता है मिरर इमेज ऑफ कैपिटल E, therefore there exists pre-image of y, pre-image of each y, हर एक y की प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मैं रेंज नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ, रेंज इसलिए नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही मुझे यहाँ पे बताया हुआ है each y, hence function is onto, hence function is onto function। और जब फंक्शन onto हो गया 1 1 भी है, therefore inverse exists,
और बेटा एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले 1 1 प्रूव कर दिया, उसके बाद ऑन टू प्रूव कर दिया। इसके बाद जब इनवर्स फाइंड आउट करना है, फॉर इनवर्स पुट fx is equals to y, पुट fx is equals to y, यानी कि 4x plus 3 is equals to y, it implies x की वैल्यू हो जाएगी y minus 3 divided by 4। और अगर fx is equals to y है तो it implies x is equals to f inverse y हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। अगर fx is equals to y पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f दूसरी साइड पे चला जाएगा, that will be equals to f inverse। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू y minus 3/4 है, it implies f inverse y is equals to y minus 3/4। Therefore inverse of f हमारे पास क्या हो जाएगा, y minus 3/4 और x minus 3/4। चेंजिंग वेरिएबल, वेरिएबल को हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली मेथड सेम है,